तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर के बारे में। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं हम आज का मॉडल पेपर। तो पहला है जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अवयव के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ देता हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। तो जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अवयव के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं। पहले है प्रत्युर प्रत्यय, बी है त्वदित प्रत्यय, सी है कृत प्रत्यय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। सेकंड है हमारा स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है तीसरा, सी है 4 और डी है 5। तो स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के होते हैं दोस्तों 3 भेद। कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर होते हैं, ठीक है। तो स्वर के कितने भेद हो गए। 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर होते हैं। तीसरा है वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह। तो वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला है दोस्तों अल्प विराम, दूसरा है बी है हमारा अर्ध विराम, तीसरा यानी कि सी है अपूर्ण विराम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अल्प विराम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 अल्प विराम होगा, ठीक है। तो वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा है दोस्तों और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। पहला है पूर्ण विराम, बी है अल्प विराम, सी है प्रश्नवाचक और डी है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों चौथा का आंसर क्या होगा उपयुक्त सभी। तो और से पहले इनमें से किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। पांचवा है यथा विधि का सही उत्तर बताइए, ठीक है। तो यथा विधि का सही उत्तर बताइए। ए है नियम के अनुसार, बी है दोस्तों विधि के अनुसार, सी है नियत के तहत और डी है नियम अवरुद्ध। तो यथा विधि का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, विधि के अनुसार। तो यथा विधि का जो सही उत्तर होगा उसका आंसर क्या होगा विधि के अनुसार। छठा है दोस्तों निम्नांकित में एक शब्दालंकार नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। पहले है अनुप्रास, दूसरा है उपमा, तीसरा है यमक और चौथा है हमारा वक्रोक्ति। तो इनमें से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा अर्थालंकार होता है, क्या उपमा अलंकार। सातवां है अतीत में दबे पांव के लेखक, ठीक है। तो अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है। ए है ओम थानवी, बी है हरिशंकर प्रसाई और ये होगा दोस्तों सी होगा डॉक्टर राजेंद्र यादव और ये डी हो गया शरद जोशी। तो दोस्तों अतीत में दबे पांव किस लेखक द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ओम थानवी। तो अतीत में दबे पांव के राइटर कौन है ओम थानवी। अगला दोस्तों आठवां मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है। तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है। ए है संस्कृत, बी है लैटिन, सी है फारसी और डी है अरबी।
तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है, यानी कि किस भाषा मूल का शब्द है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी। ठीक है, तो मुहावरा किस भाषा का शब्द हो गया, ये अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। 9वां है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ए है संधि, बी है उपसर्ग, सी है संज्ञा और डी है प्रत्यय। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संधि। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं संधि। 10वां है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है। तो 10वां है हमारा, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बादल राग कितने खंडों में प्रकाशित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बादल राग कितने खंडों में है, तो दोस्तों यह है 6 खंडों में है बादल राग कविता। 11वां है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये होगा दोस्तों बी, ये होगा सी। तो सी है राहुल सांस्कृत्यायन और डी है जॉर्ज गियर्सन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक द्वारा कहा गया, तो राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा कहा गया है। 12वां है दोस्तों, गली गली है। तो गली गली है, ए है समानार्थक शब्द, बी है श्रुतिमस भिन्नार्थक शब्द, ये हमारा सी होगा पुनरुक्त शब्द और डी है पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों गली गली क्या है, तो गली गली क्या है दोस्तों, एक पुनरुक्त शब्द होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो पुनरुक्त शब्द है गली गली, यानी कि बार बार जो शब्द आ रहा है क्या हो रहा है, पुनरुक्त शब्द कहलाएगा। 13वां है, पीतर पात सरिस मंडोला। ठीक है, पीतर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, ए है संदेह, बी है उत्प्रेक्षा, सी है भ्रांतिमान और डी है उपमा अलंकार। तो इसमें पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है दोस्तों, ये है उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार। 14वां दोस्तों, खटपट शब्द है। तो इसमें से बताना है आपको कि खटपट शब्द क्या है। ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है विदेशी और डी है देशज। तो दोस्तों खटपट शब्द क्या है, एक ये है देशज शब्द, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, तो खटपट क्या है, एक देसी शब्द है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी। 15वां है अल्पज्ञ का विलोम। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, ए है अभिक, ये होगा बी विशेषज्ञ, ये होगा दोस्तों सी होगा यज्ञ और डी होगा बहुज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुज्ञ। ठीक है, तो अल्पज्ञ का क्या हो गया, बहुज्ञ। 16वां है कार्यालय कार्य में नोटिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, तो कार्यालय जो कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है, ये है टिप्पणी लिखना, ये होगा बी यानी कि चलो सी हो गया ज्ञापन और बी हो गया मसौदा लिखना, डी हो गया सूचना लिखना। ठीक है, तो कार्यालय कार्य में नोटिंग का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों नोटिंग का जो अर्थ होता है वो होता है टिप्पणी लिखना। ठीक है, तो जो कार्यालय के जो कार्य होते हैं कार्यालय में, उस कार्य को नोटिंग का अर्थ है उसमें क्या होता है, तो ये होता है टिप्पणी लिखना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है 17वां,
सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। तो जो सरकारी पत्र होते हैं विषय का उल्लेख उसमें कहाँ पर किया जाता है? ए है संबोधन के उपरांत, बी है संबोधन के पूर्व, सी है पत्रांक व दिनांक के उपरांत, डी है स्वनिर्देश के पूर्व। तो सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख कहाँ पर किया जाता है? संबोधन से पूर्व किया जाता है सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख। 18वां है सचिवालय के सभी पत्र। ठीक है, तो सचिवालय के सभी पत्र किस में लिखे जाते हैं? ठीक है, तो किस में लिखे जाते हैं? ए है उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं दोस्तों, ये बी हो गया अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, और ये सी हो गया मध्यम पुरुष में लिखे जाते हैं, और डी हो गया तीनों पुरुषों में लिखे जाते हैं। तो सचिवालय के सभी पत्र किस में लिखे जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सचिवालय के सभी पत्र के किस में लिखे जाते हैं? तो उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं सचिवालय के सभी पत्र। ठीक है, तो सचिवालय के पत्र किस में लिखे जाते हैं? तो उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं सचिवालय के पत्र। 19वां है किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? ठीक है, तो किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? ऑप्शन ए है ज्ञापन, बी है सरकारी पत्र, सी है हमारा अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, डी है हमारा अनुस्मारक पत्र। तो किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ज्ञापन में क्या नहीं होता दोस्तों? संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। ठीक है, तो किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो ज्ञापन में क्या होता है? संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। 20वां है दोस्तों मसौदा के लिए प्रयुक्त शब्दों का। ठीक है, तो यानी कि चलो उपयुक्त शब्द है, तो मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा है? पहला दोस्तों ड्राफ्ट, बी है दोस्तों नोटिंग, ये होगा हमारा, सी है कमेंट, और सी है जो हमारा डी होगा वो है लेटर। तो दोस्तों मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए ड्राफ्ट। ठीक है, तो मसौदा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ड्राफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है मसौदा। अब बात करते हैं दोस्तों 21वां, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ के से उल्लेख किया गया? तो कालिदास के किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेख किया गया है? पहला दोस्तों मेघदूत, ख है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम, ग है हमारा मालविकी मित्रम, और डी है हमारा कुमार संभव है। ठीक है, तो 21वां क्या होगा? कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कुमार संभव है। ठीक है, तो कालिदास ने अपनी किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ का उल्लेख किया? तो ये किया गया है कुमार संभव में। अगला है 22वां है कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो कसार देवी का मंदिर किस चोटी में स्थित है? क है हमारा कश्यप चोटी में, ख है हमारा नंदा देवी चोटी में, और डी है हमारा देवतोली चोटी पर, और जो हमारा सी है वो है सुदर्शन पर्वत पर। तो दोस्तों जो कसार देवी मंदिर स्थित है वो है कश्यप चोटी में। कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो कसार देवी का जो मंदिर है वो कश्यप चोटी में कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 23वां है दोस्तों उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? तो उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? तो ये है 1803, 1793, 1791 और ये है 1800 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1790 में। ठीक है, तो ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई, ये होगा 1790 में। ठीक है, तो उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? 1790 में हुआ था।
अगला है जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्र को एक सदर सयाना होता है। तो जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है। ऑप्शन है दोस्तों, क है 4, ख है 6, ग है 8 और घ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्र का एक सदर सयाना होता है। तो ये होता है 4। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 सयानों का एक सदर सयाना होता है। 25वें है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी। ए है डांडा मंडी, जो हमारा बी होगा जहेरी खाल, और ये सी होगा गुजड़ू, और डी है खैरासैंण। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ पर बुलाई गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डांडा मंडी में। ठीक है, तो उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी। तो ये बुलाई गई थी डांडा मंडी में। 26वां है गढ़वाल एंशियन मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए है हरिकृष्ण रतूड़ी, ऑप्शन बी है बी.डी. पांडे, ऑप्शन सी है वाल्टन और ऑप्शन डी है पातीराम। तो गढ़वाल एंशियन मॉडर्न किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पातीराम द्वारा लिखी गई थी गढ़वाल एंशियन मॉडर्न। 27वां हमारा उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है कत्यूरी साम्राज्य, ऑप्शन बी होगा कुनिंद, सी है हमारा मगध और डी है गोरखा साम्राज्य। तो उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कत्यूरी साम्राज्य को क्या कहा जाता है उत्तराखंड में, उनके जो शासनकाल को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है। 28वां है निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। तो नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था। ऑप्शन ए है दोस्तों 1880, ऑप्शन बी होगा 1870, सी होगा 1890 में और ऑप्शन डी है 1975 में। दोस्तों नैनीताल में भूस्खलन कब हुआ था। ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1880 में। ठीक है, तो नैनीताल में 2 बार भूस्खलन हुआ था, एक हुआ था 1867 में और दूसरी बार हुआ था 1880 में। अगला है श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। तो दोस्तों अजयपाल का भवन जो राजभवन कहाँ स्थित है। तो यह है श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और उनके भवन में किस वर्ष भूकंप आया जिनके कारण उनका भवन क्षतिग्रस्त हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1805, ऑप्शन बी होगा 1803, ऑप्शन सी होगा 1808 और ऑप्शन डी होगा 1815। तो दोस्तों जो इसमें भूकंप आया था वो आया था 1803 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो श्रीनगर में जो अजयपाल का भवन है, जो राजभवन है, उसमें भूकंप कब आया था। यह आया था 1803 में। ठीक है, तो गढ़वाल वंश में ये कौन से नंबर का राजा है। 37वें नंबर का राजा है हमारा अजयपाल। 30वां है 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, ए है मनदेश, बी होगा गढ़देश, सी होगा देवदेश और डी है दोस्तों उत्तर देश। ठीक है, तो कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गढ़देश। ठीक है, तो जो गणदेश पत्रिका की शुरुआत कब से हुई थी। 1926 से हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। कृपाराम मिश्र के द्वारा की गई थी और कहाँ से की गई थी। तो कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से की गई थी। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो गणदेश किसकी होगी दोस्तों, कृपाराम मिश्र की। और कब इसकी शुरुआत हुई थी 1926 में और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से ये प्रकाशित हुआ था।
31 है दोस्तों, उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान स्थित है। तो उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों अल्मोड़ा, बी होगा दोस्तों भवाली, सी होगा रानीखेत और डी है भीमताल। तो उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा में। ठीक है, तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1924 में, और किसके द्वारा हुई थी? तो बॉसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना, यानी कि बॉसी सेन द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। अगला है रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए है BNH द्वारा, ऑप्शन बी है IUCN द्वारा, डी है हमारा सी होगा दोस्तों ये ग्रीन पीस द्वारा। ऑप्शन ए कहाँ गया रे? तो दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ हमारा चले गया सी WWF द्वारा। तो दोस्तों जो रेड डाटा बुक है, जो रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा UCN द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी IUCN द्वारा इसका क्या किया जाता है? रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों 33 हमारा, मानव जनसंख्या सिद्धांत को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो मानव जनसंख्या सिद्धांत को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों ये ऊपर का हमारा नीचे ऑप्शन आ गया है। पहले दोस्तों ए चार्ल्स डार्विन, बी है TR मालथस्य, सी होगा दोस्तों AR वालेस और डी है JJ क्रिश्चियन। तो दोस्तों मानव जनसंख्या सिद्धांत को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा TR मालथस्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? मालथस्य के द्वारा किया गया था। 34वां है दोस्तों, त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? ठीक है, तो त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है महाभारत, बी है पुराण, सी है रामायण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों त्रेता युग कहा जाता है रामायण को। ठीक है, तो त्रेता युग किसे कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है त्रेता युग। 35वां है दोस्तों, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? ए है दोस्तों मंगलेश डबराल, बी है शिव प्रसाद डबराल, सी है हमारा वीरेन डंगवाल और डी है गोविंद चातर। तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। 36वां है दोस्तों हमारा, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया, यानी कि विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? ए है 20 मार्च 2016, सी है बी होगा दोस्तों हमारा, ये होगा ए 20 मार्च 2016, बी है हमारा 23 मार्च 2016 और सी है हमारा 22 मार्च 2016 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 20 मार्च 2016 से हुई थी। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। 37वां है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो बचपन बचाओ जो आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा कराई गई थी? यह है वंदना करात, बी है हमारा डॉक्टर अनिल जोशी, सी होगा हमारा कैलाश सत्यार्थी और डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी द्वारा। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा क्या किया गया था? बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 2014 में। ठीक है, कब दिया गया था? 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 38 है, सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में कौन है?
तो सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में कौन है? ए है पर्वतीय हिमानियाँ, बी होगा महाद्वीपीय हिमानियाँ, सी होगा अल्पाइन हिमानियाँ और डी है पर्वतपदीय हिमानियाँ। तो सर्वाधिक बड़े हिमानी कौन होंगे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीपीय हिमानियाँ। ठीक है, तो सर्वाधिक बड़े हिमानी कहाँ होते हैं? तो महाद्वीपीय हिमानी होते हैं सर्वाधिक बड़े। अगला है 39 है, निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ठीक है दोस्तों, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए है दोस्तों संगमरमर, बी है क्वार्टजाइट, सी है सलेट और डी है ग्रेनाइट। तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं हमारा ग्रेनाइट, और संगमरमर, क्वार्टजाइट, सलेट के हमारे रूपांतरित चट्टान के ये सभी उदाहरण हैं। और ये हमारा क्या है? ब्लॉक पर्वत होती है, जो हमारी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ग्रेनाइट। 40वां है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और डी होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन। 41वां हमारा, वह कौन सा वित्त मंत्री रहा है जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट संसद में पेश किया है? ठीक है, तो 10 बार यानी कि किस वित्त मंत्री द्वारा सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया गया है? ऑप्शन ए है पी चिदम्बरम, बी यशवंत सिन्हा, सी मोरारजी देसाई और डी है वाई बी चौहान। तो दोस्तों सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई द्वारा। ठीक है, तो संसद में सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किसके द्वारा कराया गया था, यानी कि किस वित्त मंत्री द्वारा कराया गया? ये कराया गया था मोरारजी देसाई द्वारा। 42वां हमारा, भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया। तो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया गया? ए है 1948, बी है 1949, सी है 1947 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में किया गया था केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन। ठीक है, अब है दोस्तों MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड है। तो MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? ऑप्शन है Ctrl+N, बी है Alt+O, जो हमारा बी, सी है हमारा Shift+O, डी है हमारा Ctrl+O। तो MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट की यानी कि शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा Ctrl+O। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो MS वर्ड में दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+O होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 43वां है दोस्तों, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीनविंग्स कमेटी का गठन कब किया गया? ठीक है, तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? ए है 13 अप्रैल 1921, बी है 20 अप्रैल 1921, सी है 14 अप्रैल 1920 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फॉरेस्ट ग्रीनविंग्स कमेटी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1921 में हुआ था उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीनविंग्स कमेटी का गठन। 45वां है दोस्तों, उत्तराखंड में किसने अयोध्या 6 सितंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी थी? ठीक है, तो अयोध्या 6 सितंबर
1992 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ए है पीवी नरसिम्हा राव, बी है राजीव गांधी, सी है हमारा चंद्रशेखर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या 6 सितंबर 1992 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिखी गई थी अयोध्या 6 सितंबर 1992 नामक पुस्तक। 46वां है OS और IS की भाषा क्या कहलाती है? ठीक है, तो OS और IS की भाषा क्या कहलाती है? ए है बाइनरी भाषा, सी है, ये बी होगा दोस्तों, C++ भाषा, सी होगा जावा भाषा और डी है सी भाषा। तो दोस्तों OS और IS की भाषा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा? बाइनरी भाषा कहलाती है। अगला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दोस्तों वेलिंगटन, बी है नई दिल्ली, सी है देहरादून, डी है खड़गवासला। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़गवासला में क्या स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है। 48वां है अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये है डॉक्टर सतीश चंद्र काला, बी होगा बॉसी सेन, सी है सुंदरलाल बहुगुणा, डी नीलांबर जोशी। तो अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसके जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉसी सेन है। ठीक है, और कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अल्मोड़ा में। 49वां दोस्तों नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? पहला है हेनरी रैमजे, दूसरा होगा E.T. एटकिंसन, सी है दोस्तों ई गार्डनर और डी है पी बैरन। तो दोस्तों नैनीताल की खोज की थी पी बैरन। ठीक है, तो नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई थी? पी बैरन के द्वारा की गई थी। 50वां दोस्तों नंदा राजजात का प्रकरण क्या है? तो नंदा राजजात का प्रकरण क्या है? ये है तीर्थ यात्रा, बी है रीतिबद्ध रिवाज, सी है मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा और डी है रीतिवादी विधान। तो दोस्तों नंदा राजजात का प्रकरण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा होती है नंदा राजजात का प्रकरण। निम्न में से कंप्यूटर की भाषा है? ए है बेसिक, बी है C++, सी है हमारा जावा और डी है उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कंप्यूटर की भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सभी हैं कंप्यूटर की भाषा। 52वां है अल्पना क्या है? ए है उत्सव गीत, बी है नृत्य गीत, सी है नाटक और डी है लोक चित्रकला। तो उत्तराखंड में अल्पना क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक चित्रकला। तो उत्तराखंड में लोक चित्रकला को क्या कहा जाता है? तो अल्पना भी कहा जाता है। 53 में है भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है चौराबाड़ी ग्लेशियर, ऑप्शन बी है मिलम ग्लेशियर, सी है सतोपंत ग्लेशियर, डी है कतलिंग ग्लेशियर। तो भिलंगना नदी का स्रोत यानी कि उद्गम स्रोत का है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खतलिंग ग्लेशियर। ये टिहरी गढ़वाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? टिहरी गढ़वाल से निकलती है भिलंगना नदी और इसका स्रोत है खतलिंग ग्लेशियर। 54 में दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक। तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक ऑप्शन ए है चंडी प्रसाद भट्ट, बी है गौरा देवी, सी होगा सुंदरलाल बहुगुणा या डी अनिल जोशी।
तो दोस्तों स्वराज दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो दसौली ग्राम स्वराज संघ की संस्थापक कौन हो गए? ये हो गए चंडी प्रसाद भट्ट। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। 55वां है दोस्तों, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है। तो महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ए है दयारा बुग्याल, बी है वेदनी बुग्याल, सी है फूलों की घाटी और डी है हर की दून। तो महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फूलों की घाटी। किसे जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है फूलों की घाटी को। 56 में है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार। तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? ऑप्शन ए है गोविंद वन्यजीव विहार, ऑप्शन बी है केदारनाथ वन्यजीव विहार, ऑप्शन सी है अस्कोट वन्यजीव विहार और डी है सोना नदी वन्यजीव विहार। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है। 57 में है नाग देवताल कहाँ स्थित है? तो नाग देवताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उधम सिंह नगर, बी है रानीखेत अल्मोड़ा, सी है चंपावत और डी है कालसी। तो नाग देवताल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों नाग देवताल। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? रानीखेत में स्थित है नाग देवताल। 58 में है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1830, ऑप्शन बी है 1845, ऑप्शन सी है 1843 और ऑप्शन डी है 1846। तो मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1843 में। कब हुई थी? 1843 में। 59 है दोस्तों, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर कौन थे? तो कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की थी दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों बैटन, बी है ट्रेल, सी है रैमजे और डी है विकेट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो खच्चर सेना की स्थापना की थी वो की थी ट्रेल द्वारा की थी। और कब की थी? 1822 में की थी खच्चर सेना की स्थापना। 60वां है दोस्तों, ISO 9000 है। तो ISO 9000 क्या है? ए है मानक गुणवत्ता, बी है ऋण प्रतिभूति, सी है अंतरिक्ष परियोजना मार्ग और डी है व्यापार तकनीकी। ISO 9000 क्या है दोस्तों? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मानक गुणवत्ता। ठीक है, तो ISO 9000 क्या एक मानक गुणवत्ता है। 61वां है दिल्ली में कौन सी सड़क फ्लीट स्ट्रीट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? तो दिल्ली में कौन सी सड़क फ्लीट स्ट्रीट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? ए है बहादुर शाह जफर रोड, बी है रेस कोर्स रोड, सी है पार्लियामेंट रोड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दिल्ली में कौन सी सड़क फ्लैट स्ट्रीट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर रोड किस नाम से जानी जाती है दिल्ली में? तो फ्लैट स्ट्रीट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। 62वां है लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है। तो लोकसभा में स्पीकर का वोट क्या कहलाता है? तो ए है प्रत्यक्ष वोट, बी है अप्रत्यक्ष वोट, सी है ध्वनि वोट और डी है कास्टिंग वोट। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कास्टिंग वोट कहलाता है लोकसभा में स्पीकर का वोट। 63 में दोस्तों उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो उत्तराखंड
जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 2002, बी है दोस्तों 9 दिसंबर 2001, डी है दोस्तों 9 नवंबर 2001 और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी, ये होगा दोस्तों एक होगा, ठीक है दोस्तों, ये गलत होगा। 2001 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2001 को। 64वां है दोस्तों, विष्णुगाड़ पीपलीकोट जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन सी नदी पर विकसित की गई है? तो विष्णुगाड़ पीपलीकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर की गई है? ए है गंगा, बी है यमुना, सी है भिलंगना और डी है अलकनंदा। तो विष्णुगाड़ पीपलीकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा में किया गया है। 65वां है, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ऑप्शन है दोस्तों मुनस्यारी से माणा तक, बी है पांगु से पुरौला तक, सी है लोहाघाट से त्यूनी तक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रस्तावित जो हिमालयन राजमार्ग परियोजना कहाँ से कहाँ तक है? तो जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोहाघाट से त्यूनी तक है। कहाँ तक है? लोहाघाट से त्यूनी, ठीक है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो है 657, ठीक है। कितनी है? 657 किमी। 66वां है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी है नैनीताल, सी है पंतनगर, डी है रुड़की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, 66वां क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे आप कमेंट कर जरूर बताएं। 67वां है दोस्तों, 1994 में किस राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है सुमन कोटियाल, बी है हर्षवंती बिष्ट, सी है चंद्रप्रभा ऐतवाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था चंद्रप्रभा ऐतवाल को। 68 है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है बोक्सा बिरादरी में? ए है तखत, बी है मुंसिफ, डी है दरोगा, सी है दरोगा, डी है सिपाही। तो बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तखत, ठीक है। तो बोक्सा बिरादरी में पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तखत। 69 है, कौतिक शब्द का अर्थ। तो दोस्तों उत्तराखंड में कौतिक किसे कहा जाता है? तो ये इजी है, मेले को कहा जाता है दोस्तों उत्तराखंड में कौतिक। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा 70, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह समारोह के अवसर पर, रुपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेती कटाई के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हुड़किया बोल किस अवसर पर बजाया जाता है यानी कि गाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खेत की जो कटाई होती है दोस्तों, धान कटाई के टाइम में क्या किया जाता है? हुड़किया बोल के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन इतने थे दोस्तों। वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें दोस्तों। अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।